तो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं सोशल के अंदर एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसका हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसमें एक चीज है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि इंडिया में क्या हुआ था कि जो ये मूवमेंट है, ठीक है, इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, असल में ये हुई थी 1909 से, 1909 से इसकी शुरुआत हुई थी। और किस तरह से शुरुआत हुई, तो असल में स्टार्टिंग में क्या हुआ कि गांधी जी जब इंडिया आए 1915 के अंदर गांधी जी इंडिया आए थे, बट कि 1909 के अंदर गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है हिंद स्वराज। और हालांकि हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 10 की, उस बुक में ये है कि टॉपिक है, जो चैप्टर है उसकी शुरुआत तो हालांकि स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हुई है, बट बजाय इसके मैं यहां से इसको शुरू कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि आपके लिए इजी होगा समझने में। क्योंकि आप अगर स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे ना तो आपको काफी आपको इजीली समझ में आएगा। और सेकेंड चीज ये है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असल में उसी के बारे में मेनली डिस्कस हुआ है इस चैप्टर के अंदर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और इसके बाद है मेनली फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसको हम शुरू करेंगे 1909 से। सबसे पहली चीज ये है कि गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिंद स्वराज। और इस बुक के अंदर एक लाइन थी, और वो लाइन इस तरह से थी कि जो अंग्रेज जो इंडिया में जो हुकूमत कर रही है, जो रूल कर रही है, उनका रूल करने का मेन पर्पस ये है कि वो रूल कर पा रहे हैं हमारे कॉपरेशन की वजह से। यानी जो इंडियंस इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी जो एम्पायर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो उस एक्सेप्ट करने की वजह से ही असल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है हम पे रूल कर पा रही है। और अगर इंडियंस जो ब्रिटिशर्स है उनको अगर कॉपरेट करना बंद कर दें तो सिर्फ एक साल के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी गिर जाएगी और उनको यहां से जाना पड़ जाएगा। तो ये गांधी जी का असल मोटिव था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बुक के अंदर इस चीज को मेंशन कर दिया था। अब यहां पर एक चीज थी कि गांधी जी असल में इंडिया में जब आए थे तो कोई उनको जानता नहीं था। एक शख्स आया है साउथ अफ्रीका से इंडिया में, अब उसे कोई जानता नहीं है। तो इस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए पहले रिक्वायरमेंट थी कि गांधी जी को लोग जाने, क्योंकि लोग उनको जानेंगे तब जाकर लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। यानी कोई बंदा खड़ा हो रहा है मेन मार्केट के अंदर या दिल्ली के अंदर किसी चौक पर और सडनली वो कुछ बोलना शुरू कर दे तो कोई इस बात सुनेगा नहीं ना। इसीलिए तो गांधी जी ने पहले सोचा कि मैंने बुक को लिख तो दिया है बट लोग इसको पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर उस टाइम पर इंडिया में इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे। इसीलिए तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को प्रैक्टिकली लॉन्च करने के लिए पहले एक मौका ढूंढा। अब यहां पर एक रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने अपने आइडिया को प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए, लोगों के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, लोगों के माइंड में ये चीज जाए, तो उसके लिए गांधी जी ने क्या करा कि एक मौका ढूंढा पहले तो, क्योंकि उस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का इंडिया पर। तो अब गांधी जी मौका ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कौन सा मौका है जो जिसके जरिए मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं। तो होता यह है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई, अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड शुरू कब हुई थी, कब से कब तक चली थी। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये चली थी 1914 से 1918 तक। अब इसमें एक चीज है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये किस किस के बीच में हुई थी, आपको पता होना चाहिए ये चीज भी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी इंग्लैंड के बीच में, इसमें इंग्लैंड शामिल था, इंग्लैंड के साथ में फ्रांस भी शामिल था इसके अंदर, फ्रांस के अलावा इसमें रूस भी था, ठीक है। और इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ जो थे वो ओटोमन एम्पायर थे, ओटोमन्स। इसके अलावा एक और है जर्मनी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट वॉर क्यों है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े स्केल पर दुनिया में वॉर नहीं हुई थी कि इतने बड़े बड़े एलाइज बन जाए और उनके बीच में इतनी लंबी जंग चले। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी मैटर करती है ये। तो और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे मॉडर्न टूल्स भी इसमें यूज किए गए थे। तो इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल वॉर भी कहते हैं, फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर भी इसको कहते हैं। सेकेंड चीज कि अब ये वॉर हुई क्यों, तो असल में क्या था कि जो ओटोमन्स है असल में इनको ब्रेक करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए जंग हुई थी। और वो क्यों, क्योंकि जो वर्ल्ड मैप है, आप देख रहे होंगे वर्ल्ड मैप को, ठीक है, मैं यहां पर अटैच कर दूंगा। तो वर्ल्ड मैप में क्या है कि जो तुर्की वाला जो हिस्सा है वो इनका मेन सेंटर था ओटोमन एम्पायर का। और तुर्की के अलावा इसके जो ब्रांचेस फैली हुई थी वो अरब कंट्रीज के अंदर, इसके अलावा जो ईस्टर्न साइड में जो आपका एशिया का वाला हिस्सा जो आपका है, इंडिया तक की फैली हुई थी इसकी ब्रांचेस। और वेस्ट में ऊपर
जो यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे ग्रीस हो गया, उसके अलावा अजरबैजान हो गया, उसके अलावा ऑस्ट्रिया हो गया, वहां तक इसकी बॉर्डर्स फैली हुई थी। तो जो अंग्रेज थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी कहां से, इंग्लैंड से इंडिया आने में। और अब उनको करना क्या पड़ रहा था कि उनको पूरा समुद्री रास्ते से, यानी कि जो ओशन रास्ता जो वे था, उससे उनको पूरा घूमकर लंबा आना पड़ रहा था। अफ्रीका का पूरा जो कॉन्टिनेंट है उसको क्रॉस करते हुए पानी के जरिए उनको आना पड़ रहा था, और इसमें काफी टाइम लग रहा था, 6 महीने लगते थे उनको वहां से यहाँ तक आने में। सेकेंड चीज की वहां से अगर ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे तो उनके लिए रास्ता फ्री हो जाएगा, पहली चीज तो ये। और थर्ड चीज ये है कि जो मुस्लिम एम्पायर है वो काफी उससे परेशान भी थे, क्रिश्चियंस कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो काफी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने प्लानिंग की, और फाइनली जब जब ये वर्ल्ड वॉर हुई तो इसमें बुरी तरह से ऑटोमन एम्पायर को इन्होंने ब्रेक कर दिया। हालांकि इतना इजी नहीं था, 600 ईयर्स से लगातार जो एम्पायर चल रही है, यानी 1300 एडी से 1920 तक लगातार इसने रूल किया है दुनिया पर। काफी बड़ी एम्पायर थी, काफी स्ट्रॉन्ग इनके पास आर्मी थी, बट काफी प्लानिंग से इन्होंने इसको ब्रेक किया। सबसे पहले तो अंदर जो अरब कंट्रीज थी, उनके जो अरबी थे, पहले उनको अंदर से इन्होंने, ठीक है, फूट डाली। जो अंग्रेजों का मेन पर्पस यही रहता हमेशा से, इंडिया में उन्होंने ये किया था बाद में। तो उन्होंने पहले अंदर से उनको फूट डाली, पहले उनको अंदर से ब्रेक करा, उसके बाद फिर फाइनली बाहर से फिर एक वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई है, बाहर से फिर इन पे अटैक करा, और उसके बाद इनको पूरा कंप्लीटली ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये वॉर असल में इसी पर डिपेंड थी, असल में इन्हीं के लिए इन्होंने कंप्लीटली पूरी प्लानिंग की थी। आगे आप समझिए कि मैं इतना क्यों बता रहा हूं, हालांकि ये बुक में नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि असल में अपनी बुक का एक टॉपिक है जो से जुड़ा हुआ है, और वो टॉपिक है आपका खिलाफत मूवमेंट। वरना आप इसको समझ नहीं पाओगे। अगर आपने ये चीज नहीं समझी ना, तो आप इस मूवमेंट को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड है खिलाफत। अब खिलाफत वर्ड किस तरह से आया है और ये क्यों इतना फेमस हुआ उस टाइम पर, असल में प्रॉब्लम ये थी कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें जो ऑटोमन एम्पायर का जो किंग था वो काफी फेमस था, सुल्तान, और उसको ये अपना एक रूहानी पेशा मानते थे मुस्लिम्स। तो इसीलिए जब ये ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने ब्रेक किया ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद और वहां पर डेमोक्रेसी जब आई तो 1920 के आसपास, तो 1918 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर कंप्लीटली खत्म हो गई और ये हार चुके थे, ठीक है, तो उसके बाद 1918 में एक एग्रीमेंट हुआ था, और वो एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एग्रीमेंट में जर्मनी और ओटोमन्स इन दोनों से एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को अपन कहते हैं बालफोर डिक्लेरेशन। बालफोर्ड डिक्लेरेशन कहते हैं उसको, ठीक है। इस एग्रीमेंट में सिर्फ एक ही पेज है, और उस एग्रीमेंट में उन्होंने क्लियरली ये लिखवाया था कि जो अरब कंट्रीज के अंदर, यानी कि जो साउथ में मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो आज इसराइल यहाँ पर है ना, फिलिस्तीन वाला इलाका है, वहां पर जो ज्यूश है या फिर जो यहूदी लोग हैं उनको वहां पर आने की परमिशन दी जा रही है। मतलब सारी लड़ाई किसके लिए हुई है, उस एग्रीमेंट में जो चीज मेंशन है ना, लाइंस, आज भी अगर आप चेक करोगे तो ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे इजीली, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है ये चीज कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो यहूदी लोग हैं, ठीक है, उनको इसके लिए जगह वहां पर अलॉट की जा रही है। यानी अब इन पर जो वहां पर पाबंदी लगी हुई थी इनको वहां पर आने की, वहां पर जगह लेने की, ठीक है, अब वहां से हटा दी जा रही है, ताकि ये वहां पर जगह ले सके, ठीक है, और वहां पर अपनी कंट्री को लेने की, ठीक है, अब वहां से हटा दी जा रही है, ताकि ये वहां पर जगह ले सके, ठीक है, और वहां पर अपनी कंट्री को स्टेब्लिश कर सके। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से चीज शुरू हुई थी, ठीक है। तो जब ये चीज हुई, ये एग्रीमेंट साइन हुआ, और जो इनका किंग था ओटोमन एम्पायर का, जब उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया, उसको ट्रांसफर कर दिया गया साइप्रस के अंदर, तो इंडिया से लेकर अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जितने भी मुस्लिम्स थे सभी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे पहले प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई कि इंडिया में बॉम्बे के अंदर एक खिलाफत कमेटी बनी 1920 के आसपास, एक खिलाफत कमेटी बनी। उस खिलाफत कमेटी को रन करने वाले थे मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे ये। इन्होंने इस कमेटी को बनाया और वहीं से इस मूवमेंट को लॉन्च किया, खिलाफत मूवमेंट को। और इसको लॉन्च करने का मेन पर्पस यही था कि जो खलीफा को इन्होंने बाहर निकाल दिया है और जो खिलाफत खत्म करके इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है ओटोमन एम्पायर को, उसको वापस से एक किया जाए, और जो हमारा खलीफा था उसको वापस से खलीफा बनाया जाए, ठीक है। तो ये उनकी मेन डिमांड थी और यही खिलाफत मूवमेंट कहलाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये तो एक अलग पार्ट था, इसी बुक के अंदर ये आपको मेंशन मिल जाएगा। इसका एक और पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है कि जो नॉन कॉपरेशन है हम उससे इस तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो आपको वापस से मैं वही से शुरू करता हूं कि गांधी जी ने फिर जब ये देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है 1914 के अंदर, 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी ना, तो गांधी जी को लगा कि अब सारी आर्मी इंडिया से कहां शिफ्ट हो चुकी है, यूरोप, क्योंकि जंग हो रही थी यूरोप के अंदर। तो जब सारी आर्मी वहां पर शिफ्ट हो गई
तो अब यहाँ पर इंडिया के अंदर ओनली बस एक नॉर्मल पुलिस थी और अक्सर पुलिस वाले भी इंडियंस ही थे। तो गांधी जी को यहाँ पर मौका मिल गया एक कि अब मैं यहाँ पर अपने हिसाब से चीजों को यहाँ पर लेके चल सकता हूँ। तो गांधी जी ने फिर यहाँ पर जो गरीब किसान है, ठीक है, उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए काफी मूवमेंट्स स्टार्ट कर दिए है। ठीक है, इसमें से पहला मूवमेंट आपको आपकी बुक में दिया गया है, वो है आपका चंपारण मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह इसको कहते हैं अपन, सत्याग्रह, जो 1917 तक लॉन्च हुआ था। सबसे पहले तो गांधी जी ने मीटिंग करी, पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, और जब पार्टी को ज्वाइन किया उसके बाद फिर ये मूवमेंट लॉन्च किया। बट ये मूवमेंट लॉन्च भी गांधी जी ने नहीं करा था, असल में एक किसान था, एक पीजेंट था जो बिहार से आया था, और उसने पूरी बताई कंडीशन की इस तरह से वहां पर हमारी जमीनों को अंग्रेजों ने कब्जे में ले रखा है, और उसके ऊपर वो हमारे हमें से खेती करवा रहे हैं, और उसके बाद हमसे ही टैक्स भी ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसे डिस्क्राइब किया। तो गांधी जी वहां पर गए, और वहां पर जाकर फिर उन्होंने नॉन वायलेंस के जरिए, ठीक है, जो वहां के पीजेंट थे, गरीब किसान थे, उनको उनके राइट्स दिलवाए। और बहुत ही ये समझ लीजिए कि वहां के लोग गांधी जी के फैन बन गए थे, और उनको अपना महात्मा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। तो पहला इफेक्ट वहां से आया कि जो यूपी का जो इलाका है, यूपी और बिहार का जो इलाका है, वहां पर लोग गांधी जी को जानने लग गए थे। तो गांधी जी अपने जो मिशन के अंदर सक्सेस आगे उनको मिल रही थी इस चीज के अंदर। फिर जब वहां से वो पलट कर आए कहां पर, वेस्ट साइड यानी गुजरात के अंदर, फिर गुजरात स्टेट के अंदर भी ऐसे ही कुछ केसेस चल रहे थे। ठीक है, तो ये वर्कर प्रोटेस्ट था ना, ये भी 1918 के अंदर ही था, और गांधी जी ने इनको भी इनके राइट्स दिलवाए थे। यानी इस तरह से एक के बाद एक मूवमेंट के जरिए गांधी जी जो आम लोग हैं, ठीक है, उनको रियलाइज करवा रहे थे कि असल में हम गुलाम बन चुके हैं अंग्रेजों के, ठीक है, और हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से लोग उनको जानने लग गए थे, और अब गांधी जी लगातार एक के बाद एक अपनी स्टेप्स को आगे बढ़ा रहे थे। अब इतने में होता क्या है कि 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर थी, वो खत्म हो जाती है। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई, तो जो आर्मी वहां पर लगी हुई थी, कहां पर, यूरोप के अंदर, वहां से फ्री हो गई। अब जब वहां से फ्री हुई, तो वापस जब वो इंडिया आई, तो अब जब देखा अंग्रेजों ने कि यार ये गांधी जी बहुत ज्यादा मतलब चीजों को आगे लेके चल रहे हैं, और बहुत ज्यादा इन्होंने अपना नाम कमा लिया इंडिया के अंदर, और ये बहुत अंग्रेजों को मतलब अपोज कर रहे हैं। तो फिर क्या करा इन्होंने, अंग्रेजों ने, कि 1918 तो खत्म हो चुका था, 1919 आ जाता है, और 1919 के अंदर फिर ये एक एक्ट लेकर आते हैं, और वो एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। क्योंकि उस क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारे इंडियंस इस गुलामी के खिलाफ बगावत करना शुरू कर चुके थे। अब अंग्रेजों के कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही थी, तो उन्होंने एक गलती कर दी। मैं गलती क्यों बोल रहा हूं आपको समझाऊंगा मैं। इन्होंने क्या करा कि एक बिल पास करवाया अंग्रेजों ने, और उस बिल में यह था कि बिना किसी ट्रायल के, अब इसका मतलब क्या पहले आप समझ लीजिए, ये एक्ट है क्या। इस एक्ट में यह है कि बिना किसी कोर्ट ट्रायल के किसी भी इंडियन को अंग्रेज पुलिस जो है किसी भी इंडियन को उठा के जेल में डाल सकती है, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, और वो भी कम से कम 2 साल के लिए। अब ये तो आप खुद सोचिए कि बिना कोई बंदा बेकसूर है, ठीक है, और कंप्लीटली इनॉर्मस पावर दे दी गई है ब्रिटिश पुलिस को कि वो किसी भी इंडियन को उठा के जेल में डाल दे। ठीक है, तो ये एक तो कंप्लीट नाइंसाफी वाला रूल है। ये इंडियंस को लगा कि यार ये तो कंप्लीटली बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, ठीक है, और अंग्रेजों को लगा कि इस डर से शायद इंडियंस रुक जाएंगे, और जो नेशनलिज्म वाली जो प्रोसेस चल रही है वो रुक जाएगी। बट उनकी सबसे बड़ी गलती हुई है कि जैसे ही ये एक्ट पास हुआ, मार्च में ये एक्ट पास हुआ था, मार्च 1919 को ये एक्ट पास हुआ था। इसके जस्ट एक महीने बाद 6 अप्रैल को पूरे इंडिया में गांधी जी ने क्या करा, ठीक है, एक बड़े लेवल, मास लेवल पर पूरे इंडिया के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ठीक है, और उस प्रोटेस्ट को हम कहते हैं क्या, रॉलेट सत्याग्रह, है ना। मार्च में एक्ट पास हुआ था, अप्रैल के अंदर गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ अपोज करना शुरू कर दिया था, 6 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, 10 अप्रैल को, इसके 4 दिन बाद ही 10 अप्रैल को क्या हुआ कि पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर एक रैली निकल रही थी, और वो प्रोटेस्ट करने वालों की रैली थी। तो प्रोटेस्ट करने वालों ने क्या करा कि जब वहां से रैली निकाल रहे थे पीसफुली, तो जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने इंडियंस पे गोली चला दी। अब जब एक इन्होंने गोली मारी उन्होंने, तो गोली मारने की वजह से यह हुआ कि जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई, और जब बेकाबू हुई तो उन्होंने बैंकों पे अटैक करना शुरू कर दिया, पास में जो बैंक थी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही बैंक पर अटैक किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा कि वहां पर आर्मी रूल लगा दिया, यानी पूरे पंजाब के अंदर उन्होंने आर्मी रूल लगा दिया, मार्शल लॉ किसको कहते हैं अपन। जब मार्शल लॉ लगा, तो सारे इंडियंस को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लग चुका है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था कि इसके ही 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि जब जलियांवाला बाग के अंदर, एक बाग है अमृतसर के अंदर, वहां पर सारे इंडियंस इकट्ठा हो गए,
इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वहां पर जब लोग इकट्ठा हुए, कुछ लोग तो वहां पर प्रोटेस्ट के लिए आए थे और कुछ लोग बाहर से एक फेस्टिवल होता है 13 अप्रैल को ही, वैसाखी बोलते हैं उसको, तो पंजाब में उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वहां पर लोग नई फसल के लिए। तो वहां पर कुछ लोग तो वहां पे उस मेले के अंदर आए थे नॉर्मल घूमने के लिए, बच्चे भी थे उसके अंदर, उसमें औरतें भी थी उसके अंदर, बूढ़े लोग भी थे, सब थे उसके अंदर। तो होता यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो अपने आर्मी का एक उनका एक ऑफिसर है, जिसको इसका नाम है जनरल ओडायर, नाम इसका जनरल ओडायर, इसको फौरन ब्रिटिश पुलिस ने क्या करा कि कहा कि आप जाइए और इस प्रोटेस्ट को रोक रोक दीजिए। इसने क्या करा कि इस शख्स ने ये 7 या 8 लोगों को साथ में लेकर आया, यानी इसके ट्रूप्स थे वो, साथ में उनको लेकर आया इस बाग के अंदर, और यहाँ पर आकर इसने फौरन उनको ऑर्डर दे दिया कि ओपन फायर शुरू कर दो। उन्होंने ओपन फायर शुरू करा और वो इतना ब्रूटल था कि उसके अंदर बच्चे, औरतें, सब निशाना बनाए गए। अब उसी बाग के अंदर एक कुआं भी था, तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो भागना शुरू हो गए, ठीक है, भगदड़ मचना शुरू हो गई, तो कुछ लोग उस कुएं के अंदर कूदना लोगों ने शुरू कर दिया कि कम से कम हाथ पे टूट जाएंगे बट गोली से बच जाएंगे, ठीक है, ये सोचकर उन्होंने कूदना शुरू करा, बट फिर भी वो बच नहीं पाए, ठीक है, काफी लोग उसमें मारे गए। ये इंसिडेंट इतना ब्रूटल साबित हुआ कि पूरे इंडिया के अंदर इसको अपोज किया गया। यानी जिस एक्ट को इन्होंने इसलिए लॉन्च किया था कि लोग कंट्रोल में आ जाएंगे, उससे उल्टा एक दूसरा मूवमेंट शुरू हो गया, और उस मूवमेंट के बाद ही फौरन 13 अप्रैल को ये जलियांवाला बाग हो गया। लगातार आग बढ़ती जा रही है लोगों के दिलों के अंदर, और गांधी जी का जो एम था वो बिल्कुल ऑन द वे था, यानी बिल्कुल कंप्लीटली वो अपने एम के अंदर सक्सेसफुल हो रहे थे। कैसे? क्योंकि जब लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है, तो वो उनके अपकमिंग जो उनके स्टेप के लिए काफी अच्छी चीज थी वो, क्योंकि गांधी जी को असल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना था। जो उनका आइडिया 1909 के अंदर उन्होंने अपनी बुक में लिखा था ना कि जो इंडियंस अगर कॉपरेट नहीं करेंगे, 1909 के अंदर उन्होंने अपनी बुक में लिखा था ना कि जो इंडियंस अगर कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, तो ये इनको यहां से जाना पड़ जाएगा 1 साल के अंदर अंदर ही। तो उसी पर्पस को लेते हुए गांधी जी ने देखा कि अब मौका सही है, यही मौका है कि अब यहीं पर ही मैं इस मूवमेंट को लॉन्च कर दूं। तो गांधी जी ने क्या करा कि कम से कम 6 महीने लगाए इस चीज को, पूरे प्रोसेस को करने में, जगह जगह जाकर उन्होंने लोगों को समझाया और अपने जो लीडर्स हैं वो खड़ा करा, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे एक्टिव थी उनके साथ मिलकर पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट में जा जाकर वहां पर लोगों को समझाया, वहां पर अपने लीडर खड़ा करे, ठीक है, और उन लोगों को कंट्रोल दिया वहां के लोगों का, और कहा कि अब हम एक बड़े मूवमेंट पर, एक बड़े लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर एक मास प्रोटेस्ट शुरू करने वाले हैं। वो चीज हुई भी, गांधी जी ने फाइनली 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। सर हो क्या रहा था इस मूवमेंट के अंदर? ये हो रहा था कि जितने भी इंडियंस गवर्नमेंट जॉब जितनी भी कर रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इन्वॉल्व है इंडियंस, उन सबको कॉपरेट नहीं करना, सभी को वहां से रिजाइन देकर उन काम को, सभी काम को छोड़ देना है, ठीक है। सभी ने यही करा क्योंकि काफी बड़े लेवल पर लोगों के अंदर नफरत फैल चुकी थी, तो अब इंडियंस बिल्कुल जाग चुके थे और उन्होंने उसको अपोज करना शुरू कर दिया। हर गवर्नमेंट जॉब को लोगों ने छोड़कर, ठीक है, और अपने काम को सबको बंद कर दिया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल चलाए नॉन कॉपरेशन। उसके बाद ये होता, आपको मैंने अब एक चीज बताई थी कि एक और मूवमेंट चल रहा था इंडिया के अंदर, कौन सा था वो था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट भी 1920 के अंदर ही लॉन्च हुआ था। एक तरफ है नॉन कॉपरेशन, एक तरफ है खिलाफत मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो 1920 के अंदर ही लॉन्च हुआ था, इसमें सारे इंडियंस इन्वॉल्व थे। बट जो खिलाफत मूवमेंट था इसके अंदर ओनली मुस्लिम्स इन्वॉल्व थे। इससे भी अंग्रेज परेशान थे, इससे भी अंग्रेज परेशान थे, ठीक है। तो गांधी ने क्या करा कि ये बढ़िया मौका है, गांधी जी ने मुस्लिम्स और हिंदू है उनको एक करने के लिए गांधी जी ने खुद इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया गांधी जी ने। और 1920 के अंदर ही इसको जब ज्वाइन किया गांधी जी ने, तो इसका नाम क्या पड़ गया? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इसका नाम पड़ गया। और क्यों? क्योंकि गांधी जी का पर्पस ये था कि जो मुस्लिम्स है और जो हिंदू है दोनों एक हो जाएंगे। पर्पस दोनों का सेम है, दुश्मन दोनों का एक ही है, अंग्रेज, ठीक है। तो उनके खिलाफ अगर अपन मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जब ये चीज हुई तो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक बड़े मास लेवल पर चल रहा है प्रोटेस्ट, और अंग्रेज परेशान है, उनको समझ में आने लग कि अब करे क्या, किस तरह से इनको रोका जाए, ठीक है, बिना इनकी डिमांड को सुने हुए। जब ये चीज चल रही थी तो इनको एक मौका मिल गया, कहां पर? 1922 के अंदर। 1922 के अंदर यूपी का एक गांव है जिसका नाम है चौरी चौरा। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर अब ये होता है, या तो अंग्रेजों ने खुद यहां पर बगावत फैलाई हो, या शायद एक्सीडेंटली चीज हो गई हो। वहां पर जो इंडियंस थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सडनली वायलेंट हो गए, और उनके वायलेंट होने की वजह से ये हुआ कि उन्होंने जो वहां का जो पुलिस स्टेशन था उस पर अटैक कर दिया। जो वहां का
पुलिस स्टेशन था ना वहाँ पे, उसमें उन लोगों ने अटैक कर दिया। जब उन लोगों ने अटैक करा तो उसको लोगों ने आग लगा दी, क्योंकि जो वहाँ पर पुलिसमैन थे ना वो सभी जेल के अंदर जाकर उन्होंने अंदर से गेट लगा लिया, डर के मारे कि लोग बहुत मारेंगे बाहर जाएंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए अंदर से उन्होंने गेट लगाया, तो जो गांव वाले थे उन्होंने पूरे इलाके को घेर कर और उसी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और जब वहां पे आग लगाई तो उसके अंदर कम से कम 22 से 23 पुलिसमैन जल गए, ये जल के इनकी डेथ हो गई। जब ये लोग मरे, ठीक है, तो पूरे इंडिया लेवल पर बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया, और जो अंग्रेज थे उनको भी एक मौका मिल गया कि अब ये वायलेंस हो रही है, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने इसी का बहाना लेकर पूरे इंडिया में जो प्रोटेस्टर थे उनको अंदर जेल में डालना शुरू कर दिया। तो इसको जब देखा गांधी जी ने खुद इसको अपोज करा कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहता इन लोगों को। तो गांधी जी ने खुद इसको अपोज किया। फिर फाइनली गांधी जी ने एक डिसीजन लिया कि हम इसको आपस से विड्रॉ कर रहे हैं। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। तो क्वेश्चन अगर बनता है एग्जाम के अंदर कि व्हाई डिड द गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम दिस मूवमेंट, तो आपको यही लिखना होगा कि जस्ट बिकॉज यूपी के एक गांव के अंदर, ठीक है, वहां पर इस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ था, तो इसी वजह से गांधी जी को विड्रॉ करना पड़ा। तो ये एक नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, सोशल का एक छोटा टॉपिक था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद भी मैं आपको एनसीईआरटी की जो बुक है इसके अंदर आपको वर्ड बाय वर्ड आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अपकमिंग डेज के अंदर। अभी फिलहाल मैं आपको यहीं पर रोकता हूँ इस वीडियो को। शुक्रिया आपका। ठीक रहा सर?